हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने चैनल के माध्यम से पॉलिटी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ को शुरू किया है। एंड पॉलिटी लक्ष्मीकांत को हम टॉपिक वाइज टॉपिक ना पढ़ के, लाइक चैप्टर वाइज ना पढ़ के, हमने उसको कुछ ग्रुप में डिवाइड किया है। जिसमें हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, इस ग्रुप को हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद चारों टॉपिक का हम एक रिवीजन सेशन रखेंगे एंड देन वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड ग्रुप। इस तरह से पॉलिटी को 120 आवर्स में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट हम कर चुके हैं अपनी पहली 2 वीडियो में, आई होप आपने देखी होंगी। वाइस प्रेसिडेंट हमारा हो चुका है। आज हम तीसरे टॉपिक की सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है और आज सेकंड पार्ट होने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया वो एक बार देख लेते हैं। गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर के केस में हम क्या क्या पढ़ते हैं ये जानना जरूरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कंडीशन क्या होगा गवर्नर ऑफिस का, टर्म ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस एंड पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर एंड रोल ऑफ द गवर्नर। फर्स्ट वीडियो जो हमारी आई थी गवर्नर की, उसमें हमने 3 टॉपिक किए थे, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, टर्म ऑफ गवर्नर ऑफिस। इसको आगे बढ़ने से पहले हम 3 टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर में हमने देखा था दैट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर के लिए कोई भी इलेक्शंस नहीं होते हैं, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनके 2 रोल होते हैं। द फर्स्ट रोल इज द ही इज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एजेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एंड सेकंड ही इज द executive head. Executive head means nominal executive head of the state according to our constitution, and nominal executive head of the Indian state is president, गवर्नर स्टेट के लेवल पे। सेकंड, प्रेसिडेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट इनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। प्लस रिमूव किस बेसिस पे किया गया है इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये नहीं जा सकते अगर गलत तरीके से रिमूव किया गया है। जिसकी वजह से हमने कहा द पोजीशन ऑफ द गवर्नर, द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इज़ वेरी सेंसिटिव। ये बहुत सेंसिटिव पोजीशन है, क्योंकि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को रिमूव करने के लिए कोई भी ग्राउंड डिसाइड नहीं किया गया है। इसलिए इनको किसी भी बेसिस पे जब प्रेसिडेंट चाहे तब वो इनको रिमूव कर सकते हैं। ओके, आपको याद होगा प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड डिफाइंड है, एंड दैट ग्राउंड इज वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे उन पे चार्जेस इनिशिएट हो सकते हैं, एंड यहाँ पे हम प्रेसिडेंट का रिमूवल नहीं होता, यहाँ पे इम्पीचमेंट होता है। बट इन गवर्नर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड, कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस, क्या क्या कंडीशन रहेंगी। फर्स्ट, सबसे पहले सेम एज प्रेसिडेंट कि वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। प्लस स्टेट में अगर स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर बाई कैमरलिज्म है, इट मीन्स उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। अगर स्टेट यूनिकैमरलिज्म है, इसका मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ऐसी स्टेट पे गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए। तो कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर गवर्नर, अगर पर्सन जो अपॉइंट हुआ है गवर्नर के लिए वो मेंबर है, तो उसको उसी टाइम रिजाइन देना पड़ेगा जिस टाइम पे वो अपने ऑफिस में एंटर करेगा। थर्ड, टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, टर्म क्या होगी, इसमें जो टर्म होती है वो 5 ईयर्स की होती है, बट दैट 5 ईयर्स टर्म इज़ नॉट फिक्स्ड। वाई इट इज़ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि गवर्नर को कभी भी रिमूव किया जा सकता है, और प्लस पॉइंट ये है रिमूवल का कि इसमें ग्राउंड भी डिसाइड नहीं है, तो और इजी हो जाता है इन्हें रिमूव करना। यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी चाहिए, जैसा कि हमने कहा गवर्नर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, या गवर्नर इज़ द एजेंट ऑफ द यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नर का ऑफिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में क्लियर कर दी थी दैट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर स्टेट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट।
जो गवर्नर का जो ऑफिस रहेगा वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस रहेगा। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस रहेगा, इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये नहीं आएगा। तो ये पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं, यही पॉइंट्स हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है गवर्नर की, प्लस रोल ऑफ द गवर्नर। दो रोल अपॉइंट किए गए हैं, आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर का जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे विद द प्रेसिडेंट। एंड वाई वी आर कंपेयरिंग, एक तो आपको अच्छे से याद हो सके, एंड सेकेंड थिंग, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। और जिसकी वजह से इनके जो फंक्शंस होंगे कुछ वो एनालोगस होंगे, एंड दैट्स वाई हेयर इट इज रिटन अ गवर्नर पोजेसिव एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल जुडिशियल पावर्स मोर और लेस एनालोगस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउएवर, ओके, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। गवर्नर के पास 4 पावर होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल, जबकि हमारे प्रेसिडेंट के पास 7 पावर्स होती हैं। 4 पावर जो गवर्नर के पास है वही प्रेसिडेंट के पास होती हैं, सेम होती हैं, बट इनमें थोड़ा वेरिएशन आता है, बट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल। 3 पावर्स ऐसी हैं जो कि डिफरेंट होती हैं, और वो 3 पावर है हमारे पास, डिप्लोमेटिक पावर, सेकेंड मिलिट्री पावर, एंड थर्ड इमरजेंसी पावर। अब इन पावर्स को डिस्कस करते टाइम हम ऑलरेडी अपना प्रेसिडेंट का चैप्टर कर चुके हैं। पावर्स को हम फास्टली डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट अलग होगा वो हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे और उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, द एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर्स आर, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी वो किसके नाम पे करेगी, सारे के सारे गवर्नर के नाम पे करेगी। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। सेकंड, कोई भी रूल्स स्पेसिफाइंग कि किस तरह से जो इंस्ट्रक्शन है वो बनेंगे या एग्जीक्यूट होंगे वो भी गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे। ही कैन मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इस पे रूल्स बन सकते हैं। वो चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। दे आल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, कि जब तक वो ऐसा लिखा हुआ है, दे आल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नर जब चाहे वो सीएम को हटा सकते हैं। सीएम की चीफ मिनिस्टर जिस भी पार्टी का है, जब तक उनकी पार्टी मेजॉरिटी में रहेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब तक उन कॉन्फिडेंस गेन करती रहेगी वहाँ का, तब तक उन्हें गवर्नर नहीं हटा सकते। जिस दिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा या मेजॉरिटी नहीं रहेगी, उस टाइम पे गवर्नर हैव राइट टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और सस्पेंड ऑल ऑफ द मिनिस्टर्स। एक और पॉइंट है यहाँ पे, देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट्स ऑफ, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स भी होंगे। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स उन एरिया में होते हैं जो एरिया पॉपुलेटेड है विद द ट्राइबल्स। कुछ एरियाज़ को हमने ट्राइबल एरियाज़ का बोला गया है, एंड इन एरियाज़ का काम क्या होता है, गवर्नर जो सेंटर से और जो स्टेट से जो रूल्स आ रहे हैं वो कितनी इंटेंसिटी के साथ कितने वो इम्पोज किए जाएंगे इन एरिया पे, ये गवर्नर डिसाइड करता है। गवर्नर के ऊपर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्राइबल एरियाज़ के लिए। इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट जोड़ा गया कि देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। पहले बिहार भी होता था इसमें, बट 94th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006 में उस बिहार को हटा दिया गया, वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया। ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। द एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर उनको रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी गवर्नर अपॉइंट करता है, बट रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव के लिए ग्राउंड है कि अगर इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है, अपॉइंट तो गवर्नर ने किया है, लेकिन अगर रिमूव करना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिमूव ओनली
इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, कि उनका केस चलेगा, जजमेंट आएगी, और जज केस कौन सा चलेगा, मिसबिहेवियर वगैरह का केस चलेगा, एंड इनकम्पैटिबल, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे जो चलता है, जो ग्राउंड डिसाइड किया गया है, वही इलेक्शन कमिश्नर के केसेस में ग्राउंड डिसाइड किया गया है। ऐसे पे केस चलेगा। हाई कोर्ट ने अगर बोल दिया कि ठीक है आप इनको रिमूव करना है, देन हाई कोर्ट का वो डिसीजन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पे ऑब्लिगेटरी हो जाएगा कि अब इन्हें हटाना ही है। गवर्नर डायरेक्ट डिसाइड नहीं करेंगे कि उन्हें हटाना है या नहीं हटाना, बट ही अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस। ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि अपॉइंट तो गवर्नर कर रहे हैं, ठीक है, इस चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पीसीएस अपॉइंटमेंट किसके द्वारा हो रही है, गवर्नर कर रहे हैं, अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स। बट यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं इन्हें, गवर्नर रिमूव नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट गवर्नर ने की है, बट जो जो पावर है रिमूव करने की चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द पीसीएस वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स, सेम। ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर की सबमिट कंसिडरेशन सबमिट कर दें, अगर उनके किसी मिनिस्टर ने कुछ सबमिट किया है और जिसको डिस्कस नहीं किया गया है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट काउंसिल में, तो वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि भाई एक बार ये मामला देख लीजिए। ही कैन, ये प्रेसिडेंट के केस में नहीं है, ये नया पॉइंट है, ठीक है। अगर गवर्नर को लगे कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं कर रही है, तो गवर्नर रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट। इमरजेंसी स्टेट पे लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉलो हो रहा था, इस वजह से इमरजेंसी लगी है स्टेट पे, इसीलिए स्टेट इमरजेंसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। और इमरजेंसी लगने के बाद जो भी पावर्स होती हैं स्टेट की, इवन स्टेट जो अपनी स्टेट लिस्ट पे लॉ वगैरह बनाती है, वो सारी की सारी पावर्स सेंटर के हाथ में चली जाती है। एंड सेंटर में हेड कौन है, सेंटर इंडिया का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। इसकी वजह से इस इमरजेंसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है इसको। इट मीन्स जब भी गवर्नर को लगे कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट नहीं कर रही है, देन ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट हर जगह जाके तो देखेंगे नहीं, नाउ इमरजेंसी लग गई किसी स्टेट पे, वो स्टेट सेंटर के अंडर में आ गई, तो जो गवर्नर है ही इज़ एन एजेंट ऑफ द यूनियन, उसी को पावर दे दी जाएंगी, एग्जीक्यूटिव पावर दे दी जाएंगी कि वो स्टेट को संभाले। अब तो यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट द गवर्नर इंजॉयज एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आई होप ये क्लियर होगा। ही एक्ट एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट एंड ही अपॉइंट्स द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। A governor is an integral part of the state legislature. प्रेसिडेंट के केस में हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट के केस में हमने पढ़ा था अ प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हेयर अ गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और उसके पास कुछ पावर्स होती हैं। वो पावर क्या है, अगेन जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं वही सेम पावर है, बस प्रेसिडेंट पे स्टेट सेंट्रल लेवल पे होती है, एंड गवर्नर के पास स्टेट लेवल पे होती है। ही कैन समन प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर, जिस टाइम पे पहली बार पार्टी जीत के आई है, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस और द हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई बिल पेंडिंग पड़ा है तो उनको याद दिलाएं कि कोई ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस पर वर्क किया जाए, ये रिमाइंडर की तरह काम करेगा। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर बाई कैमरलिज्म में असेंबली की हम बात करें, वहाँ पे प्रिसाइडिंग के लिए लेट सपोज ना ही स्पीकर है ना ही डिप्यूटी स्पीकर है, उसके तो गवर्नर पे ये पावर है कि वो किसी को भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से बोल सकता है कि आज की जो प्रोसीडिंग है उसको आप प्रिसाइड कर दीजिए। ऐसे ही
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन नहीं है उस टाइम पे, देन द गवर्नर हैव पावर कि वो किसी भी मेंबर को उठा के एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग। ये याद रखना है, जिस टाइम पे स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर नहीं है काउंसिल के केस में, जिस टाइम पे चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन नहीं है, उसी टाइम पे ये काम हो रहे हैं। ही नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट के केस में, ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये कहाँ पे होगी, जहाँ पे जिन स्टेट में बाई कैमरलिज्म होगा, ओके। आपने देखा अगर ये स्टेट के लेवल पे बात की जाए तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंटर के लेवल पे बात की जाए तो राज्यसभा। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। सेम इधर भी है, गवर्नर भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल साइंस और सोशल सर्विस बोल सकते हो आप। ही कैन नॉमिनेट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। ही डिसाइड द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स व्हेन अ बिल इज सेंट टू द गवर्नर। एक चीज़ देखना आप, देखो कोई भी ऑर्डिनरी बिल है, हाँ, यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बिल की बात नहीं कर रहे क्योंकि उस पर तो एसेंट देना ही देना होता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पार्लियामेंट में ही पेश हो सकता है, स्टेट में पेश नहीं होता। हम मनी बिल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता। मनी बिल पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एसेंट दो या मत दो। यहाँ पे हम ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं, पहले ऑर्डिनरी की बिल की फिर मनी बिल की बात करते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जब कोई भी ऑर्डिनरी बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके आएगा गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन क्या होते हैं? या तो बिल को एसेंट दे दिया जाए तो जो बिल है, जो ऑर्डिनरी बिल है वो एक्ट बन जाएगा, या उसको विथ होल्ड कर दिया जाए, वहाँ पे बिल ख़त्म हो जाएगा, या उसको रिटर्न कर दिया जाए। यहाँ पे हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, ओके, ऑर्डिनरी बिल, या रिटर्न कर दिया जाए रिकन्सिडरेशन के लिए, या एक और ऑप्शन होता है गवर्नर के पास जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं होता। गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे अगर आपको आर्टिकल्स याद करने हैं ना तो 2-3 बार रिवाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें, ऑटोमेटिकली आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें याद हो जाती हैं, बस उन्हें रिवाइज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है, जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है और वो प्रेसिडेंट के पास आता है, देन अंडर द आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एसेंट दें, या विथहोल्ड कर लें, या रिटर्न कर दे फॉर द रिकन्सिडरेशन। अगर बिल को रिटर्न कर दिया गया है और दोबारा से बिल सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होके आ रहा है विथ और विदाउट अमेंडमेंट टू द प्रेसिडेंट, देन आफ्टर द रिकन्सिडरेशन ऑब्लिगेटरी हो जाता है हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर कि अब उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा। सेम एज गवर्नर के ऊपर भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। गवर्नर के पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि वो रिजर्व कर सकते हैं। गवर्नर के पास ये जो ऑप्शन दिए हैं ये है अंडर द आर्टिकल 200। अब जब रिजर्व कर लिया है बिल, नाउ दिस बिल कम टू प्रेसिडेंट के पास बिल आएगा जो कि गवर्नर ने रिजर्व किया था, स्टेट लेजिस्लेचर से जो पास हुआ है। यहाँ पे अंडर द आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट के पास अगेन 3 ऑप्शन है, या तो एसेंट दे दिया जाए, या बिल को विथहोल्ड कर लिया जाए, या वापस भेज दिया जाए रिकन्सिडरेशन के लिए। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जब भी गवर्नर रिजर्व करेगा कोई भी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट से कंसिडर करने के लिए, उस टाइम पे वो बिल का गवर्नर से कोई भी लेना देना नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा उसका लेना देना। अब जो भी करेंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे अगर उसको रिजर्व कर लिया गया है। रिटर्न होने के बाद भी अगर वापस आते तो अब गवर्नर के पास नहीं जाएगा, अब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो यहाँ पे 3 आर्टिकल 111, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201। आगे देखते हैं। मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्योंकि मनी बिल को इंट्रोड्यूस ही अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर के बाद ही वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी रिकमेंडेशन आ चुकी है, ऑलरेडी रिकमेंडेशन ले चुके हैं, अब रिटर्न करने का मतलब बनता नहीं है।
कुछ बिल ऐसे होते हैं यहाँ पे, जैसे ऑब्लिगेटरी हो गया, नॉट हो गया, शुड हो गया, ऐसे वर्ड्स को आपको हाईलाइट करना चाहिए। तो कुछ बिल ऐसे होते हैं जो कि ऑब्लिगेटरी होते हैं कि गवर्नर उन्हें रिजर्व करें। अब उन बिल में कौन से बिल आ जाएंगे हमारे पास? उन बिल में हमारे पास आ जाएगा जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसा बिल पास किया हो जिसकी वजह से दैट बिल एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, कि जुडिशियल सिस्टम जो है स्टेट का वो डेंजर में आ चुका है, ऐसा बिल पास होने जा रहे हैं। वहाँ पे ऑब्लिगेटरी हो जाएगा कि उस बिल पे गवर्नर कुछ ना करें, वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लें। कुछ और केसेस हैं वहाँ पे जो गवर्नर है वो कर सकते हैं रिजर्व, ऑब्लिगेशन नहीं है। जब प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बने, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपीस को अपोज किया जा रहा हो, जब कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि लार्जर इंटरेस्ट से रिलेटेड हो ऑफ द कंट्री, ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, एंड जहाँ पे डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी के ऊपर पहले से इतने डिस्प्यूट उठे हुए हैं। प्रॉपर्टी का जो केस था पहले किसके अंडर में आता था? फंडामेंटल राइट्स के अंडर में, फिर उसको हटा के लीगल राइट्स में डाल दिया गया। अब वो कंपलसरी नहीं है किसी का भी, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट बन के रह गए। इसलिए कोई भी ऐसा बिल है तो उसको जो गवर्नर है वो रिजर्व कर सकता है। ही प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, सेम प्रेसिडेंट की तरह, लेकिन ऑर्डिनेंस को अप्रूव कराना जरूरी होता है विद इन द 6 वीक्स आफ्टर द रीअसेंबलिंग। जब ऑर्डिनेंस पास हो गया 6 महीने के अंदर अंदर वो रीअसेंबल करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पीरियड बिटवीन द टू सेशन इज 6 मंथ्स। और उसके बाद जब वो रीअसेंबली हो जाएगी उसके बाद ये ज़रूरी है कि जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसको 6 वीक्स के अंदर अंदर पास कराया जाए, अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगा। गवर्नर कभी भी गवर्नर कभी भी उनको उसको विड्रॉ कर सकता है जो भी ऑर्डिनेंस पास हुआ है, सेम एज प्रेसिडेंट वो भी कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें और क्या समझने वाली चीज़ है, इसका मतलब जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी, कब तक चल सकता है? तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। ही लेज द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, द कैग, that is comptroller and auditor general, relating to the accounts of the state before the state legislature। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर्स पे। फाइनेंशियल पावर अगेन सेम, ही सीक्स द एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में पेश होने से पहले वो अपने पास मंगवा सकते हैं। मनी बिल को तभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा ओनली, मैंने कहा ना आप ऐसे ऐसे वर्ड्स को हाईलाइट करिए, ओनली विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन, कि मनी बिल को उनके प्रायर रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। सो मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस in the state legislature on only with his prior recommendation, and that's why जब वो बिल दोबारा से पास होकर गवर्नर के पास आएगा मनी बिल, तो उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड ऑन हिज रिकमेंडेशन। ही कैन मेक एडवांस पेमेंट, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें पेमेंट निकालनी ही पड़ जाए तो कॉन्टिजेंसी फंड से वो स्टेट एडवांस में पेमेंट निकाल सकते हैं। फाइनेंस कमीशन को वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एवरी 5 ईयर्स, ताकि म्यूनिसपैलिटीज़ और जो पंचायत हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू किया जा सके। जुडिशियल पावर क्या है, हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या थी? पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, कम्यूट, ये सारी सेम हमारे गवर्नर के पास भी होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस को टैबुलर फॉर्म में हमारी लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है, उसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, जो भी क्राइम है जो स्टेट लॉ के अगेंस्ट में हुआ है उसके फेवर में जो गवर्नर है वो पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन कर सकते हैं। पार्डन मतलब माफ़ करना, इवन चार्जेस भी हटा देना। पार्डन का मतलब बिल्कुल ही माफ़ कर देना, सज़ा भी माफ़ कर देना, चार्जेस भी हटा देना, उस पर्सन ने ऐसा काम किया ही नहीं है, इसका मतलब ये है। रिप्राइव का मतलब हमारा हो जाएगा कि स्टे लगा देना, कोई भी जो पनिशमेंट मिली है उस पर स्टे लगा देना। रेस्पाइट का हमारा मतलब हो जाएगा कि जो सज़ा जो मिली है उसको कम कर देना। ये हमने प्रेसिडेंट के केस में हमने बहुत अच्छे से ये पढ़े थे, आप वो वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। रेस्पाइट का मतलब हो जाएगा कि जो सज़ा मिली है उसको कम कर देना,
टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी और उसका करेक्टर भी। रेमिशन का मतलब हो जाएगा कि टाइम ड्यूरेशन को कम कर देना। ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट while the appointing of the judges of the concerned state high court, make appointments, posting, promotion of the district judges in consultation with the state high court. He can also appoint person to the judicial service. उसके बाद with the consultation with the state high court and the state public service commission. यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म को देखते हैं, वीटो पावर देखते हैं रिगार्डिंग द बिल। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल, ऑलरेडी वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें रिवाइज करना है। ऑर्डिनरी बिल पास होगा पार्लियामेंट से तो 3 ऑप्शन होंगे, या तो एसेंट दिया जाए या विथहोल्ड कर दिया जाए बाय द प्रेसिडेंट या रिटर्न कर दिया जाए। ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है यहाँ पे, मनी बिल की बात नहीं हो रही। तो या तो रिटर्न कर दिया जाए, रिटर्न करने के बाद भी रिटर्न करने के बाद भी बिल दोबारा से पास होता है विथ और विदाउट अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजॉरिटी। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उस बिल पे एसेंट दिए जाएं, तो यहाँ पे मस्ट आ चुका है। दस द प्रेसिडेंट इंजॉयज ओनली अ सस्पेंसिव वीटो। गवर्नर के पास कोई ऑर्डिनरी बिल आ रहा है स्टेट लेजिस्लेचर से पास होके, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। या तो एसेंट दे दिया जाए या विथहोल्ड कर दिया जाए या रिटर्न कर दिया जाए। रिटर्न होने के बाद भी वो दोबारा से पास हो रहा है, दोबारा आ रहा है विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स, तो यहाँ पे गवर्नर के ऊपर भी अब ये ऑब्लिगेशन हो जाती है कि उस बिल को पास करना है। ही में रिजर्व द बिल, 4th ऑप्शन, अंडर द ये सारा कहाँ हो रहा है, अंडर द आर्टिकल 111, ये सब हो रहा है अंडर द आर्टिकल 200 कि रिजर्व कर लिया जाए बिल को। रिजर्व जब कर लिया जाएगा अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। देन अंडर द आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट के पास दोबारा से 3 ऑप्शन होंगे, या तो एसेंट दे दिया जाए, विथहोल्ड कर दिया जाए या रिटर्न कर दिया जाए। यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है ये, पार्लियामेंट से जब बिल आया था और प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया था, रिटर्न करने के बाद वो दोबारा से जब पास होकर आया था विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स इवन बाय सिंपल मेजॉरिटी से वो पास हुआ था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशंस आ गई थी कि अब एसेंट देना पड़ेगा। ऐसी ऑब्लिगेशन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में नहीं है। अगर प्रेसिडेंट रिटर्न कर देते हैं बिल को और दोबारा से वो पास होकर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बिल है पास होकर दोबारा से प्रेसिडेंट के पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। ये डिफरेंस है कि बिल आ कहाँ से रहा है। मनी बिल जो है वो रिकमेंडेशन के बाद ही आप पेश कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में अगर पेश करना है बिल को, स्टेट लेजिस्लेचर में भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, सेंटर में लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में नहीं हो सकता। तो जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो प्रेसिडेंट की चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर करना है, विधानसभा में अगर करना है, उसके लिए गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए। अब बिल अगर आएगा तो 2 ऑप्शन, पार्लियामेंट से बिल पास होकर आए, या तो एसेंट दी जाए या विथहोल्ड किया जाए, वापस तो कर नहीं सकते। 3 ऑप्शन हमारे गवर्नर के पास होते हैं, या तो एसेंट दिया जाए, विथहोल्ड कर लिया जाए, या अगेन दोबारा से रिजर्व कर लिया जाए। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास अब ये रिजर्व वाला जो बिल है ये प्रेसिडेंट के पास आया, 2 ऑप्शन ही होंगे। यहाँ इस बिल को भी रिटर्न नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, नो मैटर वो पार्लियामेंट से आ रहे हैं या स्टेट लेजिस्लेचर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे या तो वो एसेंट दे दे या उसको बिल को विथहोल्ड कर लें। उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट सेम है, जिस टाइम पे सेशन में नहीं है उस टाइम पे, अगर स्टेट पे बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर अगर सेशन में नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो गई है तो प्रेसिडेंट अगर लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वही, ही कैन प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन और व्हेन आइदर ऑफ द 2 हाउसेज, क्योंकि लॉ तो दोनों हाउसेज से पास होकर बनेगा ना। गवर्नर के केस में भी सेम, अगर बस गवर्नर के केस में ये हो जाएगा कि अगर यूनिकैमरलिज्म है तो और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है, उस टाइम पे वो पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस को पास किया जाएगा जब सर्कमस्टांसेस ऐसी बैठे, सेम है। ऑर्डिनेंस की पावर जो होंगी वो को एक्सटेंसिव होंगी। सी, अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू द यूनियन, तो वो सिर्फ उन्हीं, ऑर्डिनेंस होता क्या है, ऑर्डिनेंस इज काइंड ऑफ लॉ, इज काइंड अध्यादेश, ओके। तो जब ये पास किया जाएगा, अगर प्रेसिडेंट ने पास किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं जिन पे परमिशन मिली हुई है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की।
अगर उससे हट के पास किए जाते हैं जिस पे पावर पार्लियामेंट की पावर नहीं थी, पार्लियामेंट नहीं बना सकता था उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ, तो वो जो लॉ होगा वो क्या हो जाएगा, एन ऑर्डर, वो इनवैलिड हो जाएगा टू द एक्सटेंट इट मेक्स एनी प्रोविजन इन विच द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक। सेम अगर गवर्नर ने कोई पास किया है तो वो को एक्सटेंसिव होना चाहिए लेजिस्लेचर पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑर्डिनेंस जो इशू किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट सेम इफेक्ट होगा जो कि पार्लियामेंट के एक्ट का होता है। इन केस ऑफ गवर्नर जो स्टेट लेजिस्लेचर का होता है कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी नहीं है। कोई भी ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करना है या विड्रॉ करना है उसके लिए एडवाइस लेनी पड़ेगी ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इन केस ऑफ द गवर्नर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। ऑर्डिनेंस जो भी इशू किया जाएगा जैसे ही सेशन में हाउस आते हैं ये ज़रूरी है कि उस ऑर्डिनेंस को हाउसेस के सामने रखा जाए और फिर उसे पास कराया जाए। ऐसा अगर नहीं करते तो वो ऑर्डिनेंस रीअसेंबली के 6 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा करना पड़ेगा। 6 हफ्ते से ज़्यादा हो जाते तो वो ऑर्डिनेंस अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाई हिम, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि कोई ऑर्डिनेंस अगर उन्होंने इशू किया है तो वो कब तक ऑपरेट रहेगा, ऑपरेट्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली, कि दोनों हाउस सेशन में आ चुके हैं उसके बाद हम ये टाइमिंग काउंट करेंगे, फिर 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास कराना है। वरना द पार्लियामेंट पासिस द रेजोल्यूशन डिसप्रूविंग इट, वो डिसअप्रूव का भी वो कर सकते हैं पास, उस टाइम पे वो डिसअप्रूव हो जाएगा। सेम गवर्नर के केस में ही नीड्स नो इंस्ट्रक्शंस टू मेकिंग एन ऑर्डिनेंस, जबकि ही कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रेसिडेंट की चलेगी, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे तभी वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, बैक ऑफ द माइंड। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, वो करते हैं एड एंड एडवाइस ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे ये बोलना कि ही नीड्स नो इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस थोड़ा सा गलत होगा, बट बैक ऑफ द माइंड आप ये चीज़ याद रखेंगे। कंपेयरिंग पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको सिर्फ इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास 3 पावर्स एक्स्ट्रा थी जो हमने पढ़ा, वो 3 पावर्स प्रेसिडेंट के पास कौन सी थी, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर। मिलिट्री पावर इट मीन्स इसमें डिफेंस से रिलेटेड हो जाएगा, और डिफेंस में अगर कोई भी जो ऑफिसर है, कोई भी उनका जो आदमी है वो अगर कुछ करेगा, कुछ अगेंस्ट में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कोर्ट मार्शल होते हैं। तो कोर्ट मार्शल पे मार्शल हुआ है, उसमें जो पनिशमेंट मिली है उस पनिशमेंट को पार्डन करने की, पार्डन रेप्राइव रेस्पाइट करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। सो देखते हैं, he can grant pardon, reprieve, respite, suspension, remission और commutation in respect to the punishment or sentence by the court martial, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई भी पावर नहीं है, not possesses any such power। वो ये पार्डन रेप्राइव रेस्पाइट किस पर्सन के लिए कर सकते हैं, जिसने कोई क्राइम किया हो अगेंस्ट अ सेंट्रल लॉ, ये प्रेसिडेंट का है। गवर्नर किस केस में कर सकते हैं, जब कोई क्राइम हुआ हो अगेंस्ट अ स्टेट लॉ। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस मिला है, पनिशमेंट में सेंटेंस में डेथ सेंटेंस मिला है, उस डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। नो मैटर वो डेथ सेंटेंस स्टेट लेवल पे दिया गया है या सेंट्रल लेवल पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसे हाईलाइट कर लेंगे कि डेथ सेंटेंस को कॉम्यूट अ डेथ, ही इज़ द ओनली अथॉरिटी टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस, गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। उसके बाद हाँ, गवर्नर के पास लेकिन ये पावर है कि अगर डेथ सेंटेंस मिला है तो वो पार्डन नहीं कर सकते, पार्डन करने की पावर लाइज विद द प्रेसिडेंट, बट द गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कॉम्यूट अ डेथ सेंटेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है गवर्नर की, जैसा कि हमें पता है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
चाहे हम स्टेट की बात करें चाहे हम सेंटर की बात करें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसीलिए स्टेट में अगर हम सेंटर में बात करें तो जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, रियल नहीं है। रियल कौन है? चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही हम स्टेट के लेवल पे अगर बात करें तो जो गवर्नर है ही इज़ ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। द रियल एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दोबारा इसको समझने की कोशिश करें, इसका मतलब जो रियल पावर्स है वो सीएम के पास है स्टेट लेवल पे। इसका मतलब जो गवर्नर है वो अपने पावर्स और जो भी उनकी फंक्शंस हैं उनको अगर उन्हें डिस्चार्ज करना है तो ये कब डिस्चार्ज किए जाएंगे? विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। लेकिन तब तक जब तक वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ ना करें। डिस्क्रिशनरी पावर उनकी अपनी है, उस पर उनको किसी भी एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा except in matters in which he is required to act in his discretion without the advice of the minister। आपको ये याद रखना है, ऐसी कोई भी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है। प्रेसिडेंट को हर काम एड एंड एडवाइस के बाद ही करना पड़ेगा। ही डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। एंड इसी पॉइंट के बेसिस पे हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी दैट डोमेन of governor as per power concern is larger than the domain of president। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा वाई वी आर गिविंग दिस स्टेटमेंट। बिकॉज गवर्नर के पास कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जिस पे उन्हें एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, बट प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अगर बतानी है गवर्नर की तो हमारे पास 3 प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 154, 163, 164। एक बार में याद करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 बार आप रिवाइज करोगे आपको खुद से याद हो जाएगा। प्रेसिडेंट के केस में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिफाइन किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स 53। एक मिनट, प्रेसिडेंट इसमें जो आर्टिकल्स आए हैं डेट इज 53, 74 एंड 75। और गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल 154, 163 एंड 164। आर्टिकल देखते हैं 154। आर्टिकल ये है कि जो भी पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर है लेकिन वो एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज की जाएंगी आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 163 की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा विद द चीफ मिनिस्टर जो कि एड एंड एडवाइस देंगे गवर्नर को, एक्सेप्ट इन सो फार, जब तक ही वो एडवाइस दे सकते हैं जब तक गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी फंक्शन ना कर रहा हो। डिस्क्रिशनरी फंक्शन में गवर्नर को एड एंड एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले कोई भी अगर वो काम कर रहे हैं देन येस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर इन द एक्सरसाइज, बट एक्सेप्ट इन सो फार। और ये जो पावर है ये हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उन्हें एड एंड एडवाइस फॉलो करनी ही करनी है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द आर्टिकल 164। और यही प्रोविज़न है जो हमें ये बताता है द फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। वेल द कॉन्स्टिट्यूशन एनवाइसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर एक्टिंग एट टाइम्स इन हिज डिस्क्रिशन। ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी प्रेसिडेंट के पास नहीं है कि वो अपनी डिस्क्रिशन में काम कर सकें। 42, ये ऐसा नहीं था कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से ही ऐसा था, नहीं, इसको बाइंडिंग किया गया था, ऑब्लिगेटरी किया गया था प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट की पावर्स को बांधा गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द 1976। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे अमेंडमेंट किए गए थे जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें जो मिनिस्टर्स की जो एडवाइस थी उनको बाइंडिंग कर दिया गया प्रेसिडेंट के ऊपर, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोविजंस गवर्नर के रिस्पेक्ट में नहीं बनाया गया जिसकी वजह से गवर्नर की पावर वहाँ पे बच गई। और आज हम देख रहे हैं कि जो डोमेन है पावर का वो गवर्नर का बड़ा है प्रेसिडेंट से।
Constitution makes it clear that if any question arises when the matter falls within the governor's discretion or not, तो उसको आप कोर्ट में नहीं आप उसको ले जा सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द गवर्नर, जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा अगर गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर रहे हैं, और जो वैलिडिटी होगी, कोई भी उसने कुछ किया है उनको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड दैट ही ऑट और ऑट नॉट टू हैव एक्टेड इन डिस्क्रिशन, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, वो देख लेते हैं क्या क्या है। ये प्रेसिडेंट के पास नहीं है, इसलिए ये याद रखना ज़्यादा जरूरी है। रिजर्वेशन ऑफ अ बिल, बिल को वो रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट रूल के लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। वाइल एक्सरसाइजिंग हिज पावर एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी पे, व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? ऐसे रीजन जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर का है। अब ऐसे रीजन्स कई बार जो गवर्नर होता है एडजेसेंट एडजॉइनिंग स्टेट का, उसी को उसके ऊपर का हेड बना दिया जाता है। हेड इन द सेंस कि वहाँ पे नाम अलग हो जाएगा गवर्नर का, गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, और वहाँ पे अगर वो यूनियन टेरिटरी के ऊपर है तो वहाँ पे उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाएगा। तो अब वो यूनियन टेरिटरी का भी है, वो जो पावर है वो डिस्क्रिशनल है, उस पर स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई भी एड एंड एडवाइस नहीं चलेगी। डिटरमाइनिंग द अमाउंट, जो भी देना है ट्राइबल एरियाज में, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आपने देखा होगा कि सिक्स्थ शेड्यूल में हमारे पास कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया आते हैं जो कि ट्राइबल एरियाज हैं, यहाँ पे ऑटोनोमस गवर्नेंस है। यहाँ के लिए कोई भी जो फंड है जो गवर्नमेंट को पे करना है वो डिस्क्रिशनल पावर है किसकी? गवर्नर की, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती। और ये चार नाम आपको याद करने ही करने, ATM और M। तो ये हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। सीकिंग इन्फॉर्मेशन, चीफ मिनिस्टर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो है ही, साथ में साथ सिचुएशनल पावर भी है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन गवर्नर के पास भी होती है, प्रेसिडेंट के पास भी होती है। ये कौन कौन सी हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में ना हो उस टाइम पे अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर हो सकती है कि हैज़ नो क्लियर मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और व्हेन द चीफ मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली, और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है। डिसमिस किया जा सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जब वो अपना कॉन्फिडेंस खो दें। डिसोल्यूशन हो सकती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी मेजॉरिटी को लॉस कर दें। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, क्योंकि जितनी ये इन्फॉर्मेशन है, जो चैप्टर्स है, जितनी अच्छी तरह से हम समझे उतना ज़्यादा अच्छा है। अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए और आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।